नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, चाहे आईएएस हो, आरएएस हो, ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर उसमें जर्नल साइंस आ रही है तो जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। तो आप अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए मेरे साथ में साइंस सब्जेक्ट को। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ह्यूमन डिजीज अर्थात मानव रोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा रोग क्या होता है। रोग का मतलब क्या होता है, देखो आप समझना। रोग जो होता है उसे इंग्लिश में अपन डिजीज कहते हैं, और जो डिजीज है ना, ये डिजीज जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। दो वर्ड कौन से हैं? ये डिस और ईज। डिस और ईज, डिजीज एक वर्ड है, डिजीज वर्ड भी दो वर्डों से मिलकर बना है, डिस एंड ईज से मिलकर यह है बना है। ठीक है, डिस मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचना, बाधित होना। ठीक है, और ईज मतलब क्या होता है? आराम। अर्थात अगर किसी के आराम में बाधा पहुंच जाए तो मतलब समझ जाना कि उसे रोग हो गया। आराम में बाधा पहुंचने का मतलब क्या है? जैसे अभी आप बहुत आराम से एंजॉय के साथ में मजे लेकर पूरा जैसे इस क्लास को देख रहे हैं, साइंस की पढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे से आराम में हैं आप। ठीक है, आराम से नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं अच्छा की जॉब लगेगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप आपके सारा जो जीवन है जो अच्छा है वो बिल्कुल आराम में है। लेकिन अचानक से क्या हो जाए? अचानक से आपको थकान होने लग जाए, ठीक है, और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, ठीक है, आपकी कार्य क्षमता में कमी आ जाए, चलने पर आपको थकान हो रही है, आप ऐसे बोल रहे हो मैं तो चल ही नहीं पा रहा, चला ही नहीं जा रहा मेरे से, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि आपके आराम में बाधा पड़ गई, और इस आराम में जो बाधा पड़ी इसे ही डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो रोग को इंग्लिश में डिजीज कहते हैं। डिजीज दो शब्दों डिस और ईज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बाधित आराम, अर्थात आराम में बाधा पड़ना, या आराम में असुविधा भी कह सकते हैं। ठीक है, रोग का अगर अपन परिभाषा देखें ना, तो रोग का अर्थ क्या है कि शरीर या शरीर के किसी भाग में असामान्यता उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। रोग में शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता में गिरावट आती है। किसी का शरीर है बिल्कुल अच्छा है, शरीर में कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चल पा रहा है बंदा, दौड़ पा रहा है, खा रहा है, सोच पा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि शरीर और शरीर के सभी भाग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के शरीर में असामान्यता हो जाए, पता चला खाना खा रहा है, लूज मोशन हो गए, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, हार्ट में पेन हो रहा है, या घबराहट हो रही है, या सर में दर्द हो रहा है, तो शरीर के अंदर असामान्यता हो सकती है, या शरीर के किसी पर्टिकुलर भाग में असामान्यता हो सकती है। जैसे हाथ में दर्द होने लग गया, फिंगर में पेन होने लग गया बहुत बुरी तरह से, तो शरीर या शरीर के किसी भाग में क्या हो जाना? असामान्यता उत्पन्न हो जाना ही रोग होता है। रोग में क्या होता है? शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता में दोस्तों क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। जहां कोई बंदा है वो आराम से 5 किलोमीटर चल सकता है, 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, अच्छा सा खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, ये उसकी शारीरिक क्षमता है। अब पता चले क्यों कुछ हो गया, उसे 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा। जो बंदा 5 किलोमीटर चलता था, 2 किलोमीटर दौड़ता था, वो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, ठीक से खा नहीं पा रहा, सीढ़ियां चढ़ने में उसको ऐसा लग रहा है चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जाएगा जैसे। तो अपन क्या बोल सकते हैं? शारीरिक कार्य क्षमता में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है रोग के अंदर। और तो और मानसिक कार्य क्षमता में अगर गिरावट आ जाती है तो यह भी एक तरह का रोग है। कोई बंदा है रोजाना 4 टॉपिक पढ़ लेता है इजीली, ठीक है, साइंस का भी पढ़ लेता है, मैथ्स का भी पढ़ लेता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे टॉपिक पढ़ लेता है कोई बंदा, ठीक है। अब किसी दिन जाना उसको क्या हो गया? सर में पेन हो रहा है, थकान हो रही है, पढ़ा ही नहीं जा रहा उससे, ठीक है। 4 टॉपिक रोजाना पढ़ने वाला एक हाफ पेज भी, आधा पेज भी नहीं पढ़ पा रहा, तो बताओ मानसिक कार्य क्षमता में गिरावट आई या नहीं आई? आ गई रोग के अंदर, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? रोगों के प्रकारों के बारे में देखेंगे दोस्तों। रोग 2 प्रकार के होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रोग? एक तो होता है संक्रामक रोग
और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जैसे मैं बोलूं राजेश नाम का कोई बंदा है, राजेश को कोरोना हो गया और राजेश से कुछ लोग मिलने गए, जैसे ब्रिजेश राजेश से मिलने गया और क्या पूछा राजेश से, क्या बोला राजेश को कि कैसी है आपकी तबीयत, कैसे हो आप। अब ब्रिजेश राजेश से मिलकर घर आ गया। अब पता चला ब्रिजेश को भी खांसी होने लग गई, सर्दी लगने लग गई, जुकाम हो गई, गला बैठ गया, ठीक है, तो शरीर में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है। मतलब कि राजेश में जो कोरोना की बीमारी थी वो राजेश से अब किस में आ गई? ब्रिजेश में आ गई। तो कोरोना कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। कैसी बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। मैं बोलूं जैसे किसी बंदे को एड्स है और अगर उस बंदे की जो ब्लेड है, शेविंग ब्लेड, अगर उसे कोई नॉर्मल पर्सन अपने यूज में ले रहा है, कोई हेल्दी पर्सन जिसे कोई बीमारी नहीं है वो यूज में ले रहा है, तो उस नॉर्मल पर्सन को भी एड्स हो सकता है। अगर किसी एड्स के पेशेंट के साथ में अगर एक फिट बंदा, एक नॉर्मल पर्सन अगर क्या बना ले, रिलेशन बना ले, यौन संबंध बना ले, तो उस नॉर्मल पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो ये एड्स, कोरोना, ये सब किसके उदाहरण है? संक्रामक रोगों के उदाहरण है। ऐसे रोग जो रोगी से अन्य व्यक्तियों में भी फैल सकते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये रोग किसके द्वारा हो सकते हैं? जीवाणु के द्वारा हो सकते हैं, वायरस के द्वारा हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, कवक और कृमि के द्वारा हो सकते हैं। ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोट मतलब क्या होता है? जिनके अंदर जो केंद्रक है ना, केंद्रक जब नग्न हो, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली जिनमें नहीं पाई जाती है, जिन कोशिकाओं के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। और जीवाणु कौन सी कोशिकाओं का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। ठीक है। वायरस क्या होते हैं? वायरस ना तो सजीव होते हैं ना ही निर्जीव होते हैं, बल्कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। दोस्तों, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। वायरस जब शरीर या कोशिका से बाहर रहते हैं तो निर्जीव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जैसे किसी कोशिका में एंटर करते हैं, किसी के शरीर में एंटर करते हैं तो सक्रिय हो जाते हैं, जनन करते हैं शरीर में और कोशिकाओं में घुसकर, और उस शरीर और कोशिकाओं में रोग फैला देते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को तो जीवाणु कह रहे थे, सॉरी, मतलब कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को तो क्या बोल रहे थे अपन? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को तो अपन क्या कह रहे थे? जीवाणु कह रहे थे। जबकि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया हो गया। ठीक है। कवक क्या होते हैं? कवक ऐसे जीव हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों को अवशोषित करते हैं। जैसे कोई एनिमल है, जैसे कोई डॉग है, अगर वो मर गया ना तो उसकी जो बॉडी है ना वो क्या कहलाएगी? उसकी बॉडी कहलाएगी मृत सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ, और उसको जो अवशोषित करते हैं वो कवक कहलाते हैं। कृमि द्वारा भी संक्रामक रोग होते हैं। कृमि क्या होते हैं? ऐसे पतले धागे जैसे दिखने वाले जो जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीवों के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं, कृमि कहलाते हैं। ये पतले लंबे धागे जैसे जीव होते हैं जो रोग फैलाने का कार्य करते हैं, कृमि कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से रोग है ये तो अपन ने पढ़ा कि जीवाणु, विषाणु मतलब वायरस, प्रोटोजोआ और कवक और कृमि द्वारा संक्रामक रोग होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया। अब कौन कौन से रोग हो सकते हैं? जैसे कोरोना हो सकता है, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, सारे के सारे संक्रामक रोग है। कोरोना वायरस के द्वारा होता है, एड्स भी वायरस के द्वारा होता है, डेंगू जो रोग है ये भी वायरस के द्वारा होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है। अब इधर आप देखिए असंक्रामक रोगों के बारे में। ये रोग जिस व्यक्ति को होते हैं उसी में बने रहते हैं, जैसे कि कैंसर, जोड़ों का दर्द, एलर्जी, अपूर्णता रोग। जो असंक्रामक रोग है, जैसे मैं बोलूं कोई आंटी जी है, उस आंटी जी से अपन मिलने गए और आंटी जी क्या हालचाल है, कैसे हो? आंटी ने बोला अरे बेटा क्या बताऊं,
जोड़ों में दर्द रहता है, पैर के जोड़ों में दर्द रहता है, ये हाथ के जो जोड़ है ना, यहां दर्द रहता है मेरे। आंटी जी ने बोला ऐसे। अब आंटी जी से मिलकर अपन घर आ गए, क्या अपने भी जोड़ों में दर्द होने लग जाएगा क्या थोड़ी देर बाद आंटी जी से मिलने के बाद? नहीं होगा, क्योंकि जोड़ों का दर्द असंक्रामक रोग है, वो आंटी जी में हुआ है और आंटी जी में ही बना रहेगा, वो आंटी जी से किसी और बंदे के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ऐसे रोग जो व्यक्ति में ही बने रहते हैं, रोगी व्यक्ति में बने रहते हैं, रोगी से किसी अन्य बंदे के अंदर या अन्य व्यक्ति के अंदर नहीं फैलते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि जोड़ों का दर्द हो गया, कैंसर हो गया। आप कोई गुटखा खा रहा है भैया, है बढ़िया पान मसाला लगा के मजे ले रहा है कोई जिंदगी के, अब धीरे धीरे उसको कैंसर हो गया, माउथ का कैंसर हो गया। अब अगर आप पता चला अपन उससे मिलने जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके साथ में रह रहे हैं, तो उससे हमें थोड़ी हो जाएगा कैंसर। गुटखा उसने खाया है, कैंसर उसे होगा। संक्रामक रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। जिसको कैंसर होता है उसी में बना रहता है, उसके साथ पास जो रोग लेते हैं, जो लोग रहते हैं, उनमें कैंसर की बीमारी नहीं फैलेगी। एलर्जी हो गई, सभी बंदों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है। जैसे कुछ को एलर्जी होती भी है, कुछ को नहीं होती। जैसे किसी को किसी क्रीम से एलर्जी होती है, किसी को शैम्पू से एलर्जी होती है। अरे भैया वो डाई करते हैं ना बाल काले करने वाली, किसी को उसी से एलर्जी हो जाती है, ठीक है। किसी को फ्लावर की स्मेल से एलर्जी है, खुशबू से। हाँ, यहां तो फ्लावर को सूंघकर मजा आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर फ्लावर सूंघा दो ना आप तो बेहोश हो जाए, उछलने कूदने लग जाए, उनके नाक के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए, खुजली होने लग जाए, जलन होने लग जाए नाक के अंदर, बेहोश भी हो जाए। एलर्जी है उन्हें, फ्लावर की स्मेल से क्या है, एलर्जी है। तो एलर्जी भी असंक्रामक रोग है। जिस बंदे को एलर्जी होती है वो उसी में रहेगी, ये बीमारी किसी और में नहीं फैलेगी। अपूर्णता रोग क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की कमी से जो रोग हो जाते हैं उसे अपूर्णता रोग कहते हैं। जैसे मैं बोलूं, एक टीना नाम की लड़की है, देखो जो भी मैं नाम ले रहा हूं ना ये सारे काल्पनिक है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे कोई टीना नाम की लड़की है, उसको दूध पसंद नहीं है, उसको दाल पसंद नहीं है, ठीक है। तो धीरे धीरे उस टीना की बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होने लग जाएगी, उसको प्रोटीन का कुपोषण हो जाएगा या प्रोटीन की अपूर्णता हो जाएगी। अब अगर अपन टीना से मिलें, उसके साथ में रहें, उससे बातें करें, उसके साथ बैठ के पढ़ाई करें अपन बैठ के, अरे तो भाई हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी थोड़ी हो जाएगी, ये तो उसके कर्म है, उसने प्रोटीन नहीं लिया तो उसको प्रोटीन की अपूर्णता हो गई। ये जो कुपोषण भी कह सकते हैं इसे, और यह रोग भी कैसा रोग है? असंक्रामक रोग है। जो जैसा करेगा, इसमें तो अपन क्या बोल सकते हैं असंक्रामक रोग में, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, किसी और के ऊपर इन रोगों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस रोगी में ये हो जाते हैं, जिस बंदे में ये हो जाते हैं, केवल उसी पे इफेक्ट डालते हैं। लेकिन भैया कोरोना एक को भी हो गया तो 10 को भी ले डूब रहा है। आई बात आपको समझ में? तो कोरोना क्या हो गया? संक्रामक रोग हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अपन सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ेंगे। और संक्रामक रोगों में मैंने क्या बताया था आपको? जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, वायरस द्वारा होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। इसी तरह से दोस्तों अपन ने और क्या पढ़ा था? कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अपन ने कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ अपन ने कृमि के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोगों के बारे में। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले टीबी, टीबी की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। टीबी हो जाती है भैया लोगों को, लोग खांसते रहते ही हूं लोगों की हालत बुरी हो जाती है टीबी वालों की, बेचारों की। पहले जब टीवी देखता था ना मैं, जब छोटा था, तो टीवी के अंदर यही आता था, टीवी में टीबी दिखाते रहते थे सारे दिन। पेशेंट आता था एक पतला दुबला सा खांसता हुआ मतलब श्वसन तंत्र से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है टीबी, ठीक है। और टीबी का जो इलाज है वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? टीबी किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। टीबी को अपन ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं, हिंदी में इसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। और इसका जो रोग जनक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ही टीबी रोग होता है। और लक्षण क्या है इसमें? थकान हो जाती है भैया, कमजोर हो जाता है आदमी, थकान हो जाता है। वजन कम होना, जब वजन कम होगा तो थकान तो होगी। छाती में दर्द होना, मैंने क्या बोला? श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी उसमें ये श्वास नली, ये फेफड़े और ये छाती में दर्द होने लग जाता है। कफ के साथ रक्त आना,
फेफड़ों में घाव हो जाते हैं। जब इंसान थूकता है ना कफ वगैरह, तो उसके साथ खून आने लग जाता है। संचरण कैसे होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है ना दोस्तों, सभी का संचरण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। तो संचरण होता है वायु के द्वारा। और कैसे हो सकता है? रोगी के साथ में सोने से, बैठने से, रोगी के साथ बैठने से, रोगी के साथ में खाने पीने से, संक्रमित पशु का दूध पीने से, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से, धूम्रपान करने से भी टीबी का संचरण होता है। समझे कैसे? जैसे मैं बोलूं राजेश को टीबी हो गई, राजेश को टीबी है, अब राजेश खांस रहा है और राजेश जब खांस रहा है तो उसके मुंह में से जो थूक निकल रहा है उसे ड्रॉपलेट्स कहेंगे। और जो मुंह में से जो हवा निकल रही है उसके, उस हवा में, उस थूक की बूंदों में ये बैक्टीरिया होगा। और उसके आसपास जो भी लोग होंगे उन लोगों में भी जब वो सांस लेंगे तो वो बैक्टीरिया उस थूक से, उस हवा से होता हुआ उनकी सांस के द्वारा उन स्वस्थ बंदों की फेफड़ों में चले जाएगा और उनको भी क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। अगर रोगी के साथ अपन बैठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, किसी पता चला किसी कोई जैसे पशु है, पशु को टीबी है, पशु को भी हो सकती है। और अगर उसका अपन जैसे कोई पशु है जिसके है ना नाक बहती रहती है, कोई पशु बेचारा यूं घूम रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मतलब उसको टीबी हो सकती है। और अगर उसका दूध अपन पिएंगे तो हमें भी क्या हो सकता है? टीबी हो सकता है। उपचार क्या है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? प्रतिजैविक है। अब आप बोलेंगे ये प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा, मतलब छोटे जीवों द्वारा निकाले गए ऐसे रसायन होते हैं जो अदर दूसरे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा निकाले गए ऐसे पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की दवाई देते हैं और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन इस बैक्टीरिया को पेशेंट के अंदर से धीरे धीरे क्या कर देता है? किल कर देता है, मार देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने से जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और उससे भी ये बैक्टीरिया धीरे धीरे शरीर में से खत्म हो जाता है। आइसोनिएडिड एजिड औषधि दी जाती है। कौन सी औषधि दी जाती है? आइसोनिएजिड औषधि दी जाती है, यह भी बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, अब पता कैसे लगे? अब जरूरी थोड़ी है कोई भी बंदा खांस रहा है, जैसे कोई खांस रहा है किसी भी कारण से हो सकती है भैया, हो सकता है कोई धुआं हो आसपास उससे खांसा हो सकता है कोई धूल चले गई हो, तो जरूरी थोड़ी कोई भी खांस रहा है तो उसको टीबी होगी, नहीं। अगर खांसी लंबे समय तक है, गले में बहुत ज्यादा तकलीफ है, यहां पे छाती में दर्द हो रहा है, तो फिर उसका करेंगे क्या? उसकी थूक की जांच करेंगे, उसके सीने का एक्सरे करेंगे भैया, सीने का एक्सरे करेंगे और उसमें कफ वगैरह जमा हुआ सब दिख जाएगा। ठीक है, और इसके द्वारा क्या हो सकता है? थूक की जांच, सीने का एक्सरे करके पता लग जाएगा कि बंदे को टीबी है, तो उसका अपन इलाज करवा सकते हैं। एमडीटी और डॉट्स का क्या है उपयोग? ये दवाइयां हैं। सरकार ने ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। सरकार ने कुछ अभियान चलाए हैं जैसे कि एमडीटी और डॉट्स। एमडीटी और डॉट्स में ऐसी दवाएं दी जाती है पेशेंट को कि उसकी टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। इसी के साथ में टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिल कालमेट ग्यूरिन। बेसिल कालमेट ग्यूरिन का टीका भी पेशेंट को लगाया जाता है। तो इस टीके का उपयोग करके अगर बच्चों में भी इसका टीका लगा दिया जाए ना, तो उनको भी टीबी से उनको बचाया जा सकता है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। अब अपन दूसरा रोग देखेंगे डिप्थीरिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? डिप्थीरिया रोग के बारे में अपन देखेंगे। शिशुओं में होने वाला भयानक रोग है डिप्थीरिया। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर डालता है? बच्चों पर इफेक्ट डालता है। बच्चों की बेचारों की डेथ तक हो जाती है। रोगजनक कौन है इसका? यहां पर दोस्तों रोगजनक नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? रोगजनक आएगा। एक सेकेंड, इसका कलर अपन थोड़ा व्हाइट ले लेते हैं। रोगजनक, रोगजनक। ठीक है दोस्तों, रोगजनक क्या है इसका? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। आपसे पूछा जा सकता है
डिप्थीरिया रोग किसके द्वारा होता है? दो क्वेश्चन बन रहे हैं, किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणु द्वारा, वायरस द्वारा, कवक द्वारा। तो भैया जीवाणु द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसके बैक्टीरिया का नाम बताइए। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई ही को क्या फैलाता है? डिप्थीरिया रोग फैलाता है। बेटा इसका संचरण कैसे होता है? इसका संचरण होता है वायु द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, थूकने, सोने व चूमने से। भैया संचरण कैसे होता है डिप्थीरिया का? वायु के द्वारा होता है। अगर किसी मैं बोलूं जैसे राजेश को डिप्थीरिया हो गया, और राजेश अगर खांस रहा है, थूक रहा है, जैसे खांस रहा है तो खांसेगा तो मुंह से जो थूक या हवा निकलेगी उसमें ये बैक्टीरिया निकलकर, कि बेचारा कोई स्वस्थ बंदा होगा ना, उसकी नाक से होते हुए उसमें घुस जाएंगे जब वो सांस लेगा, और उस स्वस्थ बंदे को भी क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया हो जाएगा। थूक रहे हैं, कई लोग यहीं थूक देते हैं, कहीं पे भी थूक देते हैं, तो उस थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं, और उस थूक पर भी बैक्टीरिया होते हैं, और थूक पर मक्खियां वगैरह बैठती है, या फिर हमारे फूड पर बैठ जाती है, फिर उस फूड को जब खाते हैं तो बैक्टीरिया बॉडी में आ जाता है, तो भी हो जाता है। ठीक है, थूकने से। सो रहे हैं साथ में पेशेंट के साथ में, पेशेंट के साथ में सो गए, वो मुंह पे खांस रहा रात को सोता सोता, कहां पता चला भैया सुबह तक अपन को भी डिप्थीरिया हो गया। चूमने से, भैया उसको चूम रहे, जिसको, ठीक है, मतलब अपन क्या कह सकते हैं, जैसे किसी को डिप्थीरिया हो गया और उसको बोल रहे हैं बाबू, है ना, तो गलत है ये। डिप्थीरिया के पेशेंट के अगर चूमेंगे या उसके संपर्क में रहेंगे तो स्वस्थ बंदे को भी क्या हो सकता है? डिप्थीरिया हो सकता है। ठीक है, लक्षण क्या है इसमें? सीधी सी बात है, जितने भी हवा से रोग फैलते हैं ना, वायु के द्वारा फैलते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और इसमें क्या होता है? कंठ या गला प्रभावित होता है। ये गला और ये कंठ किसका भाग है? श्वसन तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा तंत्र होता है जो संवेदनाओं को ग्रहण करने में हमारी मदद करता है। संवेदनाओं को ग्रहण करने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। ये दर्द, ये ठंडापन, जैसे बोलो ये बोर्ड अभी ठंडा हो रहा है थोड़ा, ये दीवार थोड़ी सी गर्म हो रही है, कैसे पता लग रहा है मुझे? संवेदनाएं हैं ये कैसे पहुंच रही है? तंत्रिका तंत्र द्वारा ही मुझे पता चल रहा है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, श्वास रोध के कारण मृत्यु भी हो सकती है। अगर डिप्थीरिया का इलाज समय पर नहीं करवाया गया तो दम घुट जाएगा बंदे का, और उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, उपचार क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डीपीटी का, जैसे उसमें तो क्या बताया था मैंने आपको? बीसीजी का टीका लगा रहे थे। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, टीबी रोग में बीसीजी का टीका लगाते हैं, इसी तरह से डिप्थीरिया रोग के अंदर डीपीटी का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? डीपीटी का टीका लगाते हैं। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस का टीका लगाते हैं, और यह जो टीका होता है दोस्तों 3 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। काली खांसी को ही पर्टुसिस भी अपन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों को लगाते हैं, टीका लगा देते हैं बीसीजी का। जब टीका लगाते हैं ना बच्चों को, तो वो बच्चे भविष्य में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इससे बचे रहते हैं, उनको आसानी से नहीं होता है। ठीक है ना। एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, तो बताया था ना एंटीबायोटिक क्या होते हैं? प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनमें जनन नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थों को अपन एंटीबायोटिक कहते हैं। और जैसे कि पेनिसिलिन हो गई, एरिथ्रोमाइसिन हो गई। पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन की गोली देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, और ये जो पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन है वो डिप्थीरिया के पेशेंट में जो ये बैक्टीरिया है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसकी ग्रोथ को रोक देता है, इसकी संख्या को बढ़ने नहीं देता है, और धीरे धीरे पेशेंट ठीक होने लग जाता है। अब तीसरी बीमारी कौन सी है दोस्तों? पीलिया है। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? पीलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं वीडियो छोटा बने, समझा भी सब दूं, और आज जो हमारे रोग है ये कवर भी हो जाए। ठीक है, बस आप तो क्या करना, एक अच्छा सा लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि दूसरे लोगों को भी ये सारी की सारी चीज मिल सके। ठीक है, ये जो सामग्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना,
इससे कम सामग्री आपको मिलेगी किसी भी ऐप के ऊपर, जहां पर आपको बहुत मतलब फीस ली जाएगी आपसे। यहां पर आपके लिए सब कुछ फ्री है दोस्तों। बस आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अच्छा से कमेंट कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। और हां, अपना ख्याल भी रखें, ठीक है, और पढ़ते रहे मेरे साथ। तो पीलिया बीमारी भी किसके द्वारा होती है दोस्तों? जो ये पीलिया बीमारी होती है, ये भी जीवाणु के द्वारा होती है। इस रोग में व्यक्ति पीलिया ग्रस्त हो जाता है। अब आप बोलोगे पीलिया ग्रस्त हो जाता है, अरे भैया देखो सुनो, रोग जनक है इसका लेप्टोस्पाइरा जीवाणु, या ऑप्शन में अगर पीलिया जीवाणु मिल जाएगा ना तो भी सही है। ऑप्शन में या तो पीलिया जीवाणु आ सकता है या लेप्टोस्पाइरा जीवाणु भी आ सकता है। दोस्तों ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे ही यह लेप्टोस्पाइरा जीवाणु किसी बंदे में, किसी के शरीर में घुसता है, किसी पर्सन की मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में घुसता है ना, किसी इंसान के शरीर में घुसता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। आंखें, नाखून, त्वचा का रंग धीरे धीरे पीला होने लग जाता है। अब आप बोलोगे सर पीला क्यों हो जाता है? क्या हल्दी खा लेता है क्या ये बैक्टीरिया क्या हल्दी लेके आ रहा है क्या अंदर? नहीं, ये बैक्टीरिया अंदर जाके ऑर्गन पर इफेक्ट डालता है। ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक पीला पदार्थ बनता है, और उस पीले पदार्थ के कारण ही त्वचा, नाखून का रंग पीला होने लग जाता है। इस रोग में व्यक्ति पीलिया ग्रस्त हो जाता है। यह किसके द्वारा फैलता है? इसका रोग जनक कौन है? लेप्टोस्पाइरा जीवाणु है। यहां पर रोग जनक आएगा दोस्तों, है ना, रोग जनक है इसका लेप्टोस्पाइरा जीवाणु। और इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है यकृत पर। यकृत खराब होने लग जाता है, लीवर का रोग है ये, यकृत रोगग्रस्त हो जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस भी कहते हैं। दोस्तों अगर समय पर इलाज नहीं करवाया गया ना तो धीरे धीरे ये पीलिया लीवर के कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? इस रोग के अगर अपन लक्षण देखें, क्या देखें? लक्षण देखें दोस्तों, तो लक्षण क्या है? यकृत अक्रिय होने लगता है, यकृत ठीक से काम नहीं करता है। ठीक है, जब यकृत ठीक से काम नहीं करेगा तो शरीर में कुछ पीले रंग के हानिकारक पदार्थ बनने लग जाते हैं, और उस पीले पदार्थों के कारण ही शरीर का रंग भी पीला होने लग जाता है। रक्त व ऊतकों में वर्णक में वृद्धि होना, पीले रंग के वर्णक में वृद्धि होने से रक्त और ऊतकों का, त्वचा का और आंखों का, नाखूनों का कलर धीरे धीरे पीला होने लग जाता है। शरीर में कमजोरी हो जाती है। क्या हो जाती है? शरीर में कमजोरी हो जाती है। बताया ना भी आपको, त्वचा का पीला होना, त्वचा पीली पड़ जाती है। रोग का संचरण या प्रसार कैसे होता है? सदूषित जल के कारण। अब बेटा आपको यह बात ध्यान रखनी है कि पोलियो ही एक ऐसी बीमारी है जो हवा द्वारा नहीं फैल रही है, यह फैल रही है प्रदूषित जल के द्वारा। जल में पोलियो के जल में क्या हो सकते हैं? पीलिया के जीवाणु हो सकते हैं। जल में क्या हो सकते हैं? पीलिया के जीवाणु हो सकते हैं। और ये जो पीलिया के जो जीवाणु होते हैं ये प्रदूषित जल में होते हैं। जब उस प्रदूषित जल को कोई पीता है ना तो उसको पीलिया हो सकता है। उपचार क्या है? कौन सी दवाई दी जाती है इसके अंदर? इसके अंदर न्यू ल्यूफिट दवा दिन में 2 बार देते हैं। कौन सी दवा देते हैं? न्यू ल्यूफिट नामक एक दवा का नाम है, कंपनी का दवा का नाम है न्यू ल्यूफिट दवा। वो दिन में 2 बार दी जाती है, सुबह और शाम को। ठीक है, इसी प्रकार से क्या लगा सकते हैं? हेपेटाइटिस बी और सी का टीका भी लगवाना चाहिए, जो कि पीलिया से बचाव करता है। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? एंथ्रेक्स रोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एंथ्रेक्स रोग श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है वो हवा के द्वारा सीधा नाक से होता हुआ, मुंह से होता हुआ सीधा फेफड़ों में पहुंच जाता है। श्वसन तंत्र पे पहुंचकर श्वसन तंत्र में बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न करता है, दर्द होने लग जाता है, दम घुटता है, और दम घुटने से व्यक्ति की क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। तो रोग कौन सा है हमारा? एंथ्रेक्स रोग। श्वास की बीमारी है। कैसी बीमारी है ये? श्वास की बीमारी है। और इसका रोग जनक कौन सा है दोस्तों? बैसिलस एंथेसिस है। बैसिलस एंथेसिस के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। बहुत भयानक बीमारी है। एक बार एक कांड भी हो गया था बहुत पहले, एंथ्रेक्स। लोग मतलब जो कई लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि लिफाफा लिया, एक लिफाफा होता है ना जो पोस्ट ऑफिस में काम में लेते हैं, लिफाफा। लिफाफे में एंथ्रेक्स के जो जीवाणु है वो भर दिए और उस लिफाफे को पोस्ट कर देते थे लोगों के घर पे। अब जब लोग उस लिफाफे को खोलते तो अंदर से क्या निकलते? जीवाणु निकलते, और लोगों में एंथ्रेक्स हो जाता था। पहले ये बहुत फैलाया था।
जो असामाजिक तत्व थे वो करते थे ऐसा, ठीक है ना। तो बैसिलस एंथेसिस द्वारा होती है, श्वास की बीमारी है, अगर इलाज नहीं हुआ समय पे तो उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है ना, ध्यान रखना। कुष्ठ रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। कुष्ठ रोग जैसे आज एड्स का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं ना, एड्स और कैंसर, एक समय पे कुष्ठ रोग का भी ऐसा ही राज था भैया, ठीक है। जिसको कुष्ठ रोग हो गया ना, उस बेचारे को तो जीना यार दुश्वार कर देते थे लोग। पता चल गया ना इस बंदे को कुष्ठ रोग हो गया, तो गांव वाले उस पर पत्थर मारने लग गए, गांव वाले उसको भगा देते कि इसको तो कुष्ठ रोग हो गया, भयंकर रोग है, अगर ये हमारे गांव में रहेगा तो पूरे गांव के लोगों को भी क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। लोग उससे घृणा करते, उसको भगा देते। लेकिन बाद में सरकार ने बोला नहीं, कुष्ठ रोग का भी इलाज संभव है अगर ठीक तरह से इलाज किया जाए। अब सुने आप, क्या है ये कुष्ठ रोग? कुष्ठ रोग, इसे कोढ़ रोग भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में लेप्रोसी डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को कोढ़ रोग भी कह सकते हैं हिंदी में, या लेप्रोसी भी कह सकते हैं, या इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रोगजनक क्या है दोस्तों? इसका रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ही कुष्ठ रोग होता है, यानी कि लेप्रोसी डिजीज होती है। क्या है इसका लक्षण? क्या है दोस्तों इसका लक्षण? इसका लक्षण है त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो जाना। मैंने क्या बोला? संक्रामक रोग है, लोग भगाने लग जाते थे, इसको तो कोढ़ हो गया, भगाओ इसको वरना हमें भी हो जाएगा अगर हम इसके साथ में रहेंगे तो। क्या होता था इस रोग के अंदर? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा तो ये रोग होता है। अब लक्षण क्या है इस रोग के? लक्षण देखें अगर अपन, तो लक्षण है इस रोग के त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त होना। त्वचा खुरदरी सी होने लग जाती है, पता ही नहीं चल रहा त्वचा पर अगर कुछ सुई भी चुभ रही है तो पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि त्वचा की जो जीवंतता है, जो संवेदनशीलता है। अब देखो, अब मैं कुछ भी चुभाऊं थोड़ा सा भी तो मुझे पता चल रहा है कि कुछ चुभ रहा है, आंख भी बंद कर लूंगा तो भी पता चल रहा है कुछ है पैनी चीज, ठीक है। लेकिन इस रोग में त्वचा की संवेदनशीलता ही समाप्त हो जाती है, त्वचा पर धब्बे होने लग जाते हैं, त्वचा गलने लग जाती है, सड़ने लग जाती है, अंगुलियां व पंजे गलने लग जाते हैं। अब देखो सीधा है ना, ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाती है उंगलियां ही, इतनी डैमेज हो जाती है उंगलियां और पंजे की वो खुल तक नहीं पाती है, कोढ़ हो जाता है। उपचार क्या है? क्या है इसका उपचार? उपचार है इसका, सबसे पहले तो देखो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, यहां पर उपचार है। उपचार के तो बाद में करेंगे, सबसे पहले अपन इसका निदान करेंगे। पता ये जरूरी थोड़ी किसी की भी खुजली हो रही है या स्किन पर कुछ धब्बा हो गया, छाला पड़ गया स्किन पर तो कुष्ठ रोग हो गया, नहीं। अरे भैया दाद भी तो हो सकती है, कोई कील मुहासा या फुंसी भी तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी हर बीमारी कुष्ठ रोग ही है। तो सबसे पहले निदान करेंगे, और निदान कौन से टेस्ट के द्वारा करते हैं? लेप्रोमीन टेस्ट द्वारा करते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले लेप्रोमीन टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, ए में कैंसर दे दें, बी के अंदर कुष्ठ रोग दे दें, सी के अंदर टीबी दे दें और डी के अंदर एड्स दे दें, तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? किसका पता लगाया जाता है? कुष्ठ रोग का पता लगाया जाता है लेप्रोमीन टेस्ट द्वारा। फिर जब पता लग जाता है ना, लेप्रोमीन टेस्ट में जब पता लग जाता है कि भैया इसको तो कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ निवारण केंद्र पर रोगी का क्या किया जाता है दोस्तों? उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका उपचार किया जाता है। और अगर शरीर के ऑर्गन ज्यादा ही डैमेज हो गए तो फिर उनको काट कर अलग किया जाता है। जैसे किसी के हाथ के पंजे में अगर कुष्ठ रोग हो गया और हाथ ज्यादा डैमेज हो गया, तो ये बीमारी धीरे धीरे हाथ से पूरे शरीर में फैले, उससे पहले हाथ को ही काट कर क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करके। और टीका किसका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाकर इस बीमारी से थोड़ा बचाव किया जा सकता है, ठीक है। बताया था ना मैंने आपको, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट बीमारी कौन सी है? हैजा, विषुचिका, जिसको कोलेरा भी कहते हैं दोस्तों। अब सुने, सारी की सारी बीमारियां जीवाणु जनित है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि हैजा बीमारी है, ए जीवाणु जनित, बी विषाणु जनित, सी प्रोटोजोआ जनित, डी कृमि जनित, तो क्या आएगा सही उत्तर? जीवाणु जनित है। क्या है इसका रोगजनक? किसके कारण होता है? कौन सा जीवाणु फैलाता है हैजा? विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा, विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। इसका जो शेप होता है ना, वो कोमा के समान ही होता है बिल्कुल,
इसलिए इसका नाम ही क्या है, विब्रियो कोलेरी है। कोमा के जैसा दिखता है ये जीवाणु, हैजा फैलाता है ये। विसूचिका भी कहते हैं हैजा को, या कोलेरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, कोलेरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। संचरण कैसे होता है दोस्तों इसका संचरण होता है दूषित जल एवं भोजन के द्वारा। अगर प्रदूषित जल पी रहे हैं, प्रदूषित भोजन मतलब कि ढाबे पे जाके खाना खा लिया, पता चला कि वो बनाने वाले ना हाथ धोए भी थे या नहीं धोए थे, या खाना बनाने के लिए जो सामग्री भी यूज ली थी वो ताजा भी थी या पुरानी थी, जो वो पानी हमें पिला रहा वो कैसा था। तो कैसे बेटा क्या हो सकता है इससे, दूषित भोजन से, दूषित जल से ये जो हैजे के जो जीवाणु हैं, ये जो विब्रियो कोलेरी जीवाणु, ये शरीर के अंदर चल जाते हैं और हैजा नामक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। लक्षण क्या होता है, उल्टियां होने लग जाती है। कई बार होता है ना, कहीं पे खाना खाया ढाबे पे और उल्टियां होने लग गई, कहीं पे पानी पिया और उल्टियां होने लग गई, क्या हैजा हो गया। उल्टियां होना, दस्त होना, पेट से संबंधित बीमारी है हैजा, ठीक है। उल्टियां होना, दस्त होना, आंखें ढस जाना, भैया उल्टियां कर करके, लूज मोशन कर करके आदमी बेचारा कमजोर हो जाता है, आंखें धस जाती है उसकी। पेट तथा हाथ में दर्द होना, पेट में क्या होने लग जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो पेट तथा हाथ में संक्रमण होना। अब बचाव क्या है इस रोग से, स्वच्छता का ध्यान रखो भैया। अगर हैजा वेजा से आपको बचना है तो स्वच्छता का ध्यान रखें। ताजा कटे हुए फल का ही उपयोग करें, ताजा कटे हुए फल ही खाएं। ये नहीं कि सब्जी मंडी गए, फ्रूट मंडी गए, वहां पे पपीता सुबह का पड़ा हुआ है कटा हुआ और शाम को खरीद के ला रहे हैं उसको, गलत है। और ये नहीं कि सुबह पपीता काट के रख दिया खुले में, मक्खियां वगैरह बैठ रही है उस पर, फिर उस पपीते को ही शाम को खा लिया 2 घंटे बाद। नहीं, जैसे ही फ्रूट खाना हो उसी समय आप उसको ताजा ही काट कर खाएं, ठीक है। सब्जियों को अच्छे से धोकर खाएं, काम में लें। तो स्वच्छता का ध्यान रखें, साफ भोजन व स्वच्छ जल का उपयोग करें, सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था हो। सड़ी गली कोई सब्जियां हैं, कोई सड़ गया, तरबूज सड़ गया, तो उसको ना सही जगह पर डालें आप जाकर डस्टबिन में, यहां वहां डालेंगे तो उससे हैजा के जीवाणु में वृद्धि होती है, ठीक है ना। उस सड़ी गली चीजों पर मक्खियां बैठेगी, फिर वो हमारा जो अच्छा भोजन है उस पर बैठेगी, या हम सो रहे हैं तो जैसे हमारे ऊपर मक्खी आ गई, उस सड़ी गली फूड पर से हमारे ऊपर आ गई मक्खियां, और उस सड़े गले भोजन में जो बैक्टीरिया थे वो कहां जाएंगे, हमारे ऊपर आ जाएंगे, तो हमें बीमारी हो सकती है। उपचार क्या, अगर किसी को हैजा हो जाए तो सीधी सी बात है, देखो उल्टियां दस्त में क्या होता है, बॉडी में वाटर की कमी होने लग जाती है, तो सीधी सी बात है प्रतिजैविक औषधियां दो। ये प्रतिजैविक औषधियां हैजा के जो जीवाणु उसको किल कर देंगे। और दूसरी बात, ORS का घोल पिलाओ। ORS के अंदर क्या होता है, शक्कर, नमक का और पानी का ये घोल होता है जिसे ORS कहते हैं, जीवन रक्षक घोल होता है ये शरीर में जो पानी की और जो साल्ट की जो कमी हो गई है उसको पूरी करता है। दवाइयां लेना, डॉक्टर के निर्देश के अनुसार क्या लेना, दवाइयां लेनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में। किसके द्वारा होता है ये रोग, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि टाइफाइड रोग होता है, ए विब्रियो कोलेरा, बी HIV, सी जैसे आ गया साल्मोनेला टाइफी, और डी हो गया ट्राइकोमोनास। तो क्या होगा सही उत्तर, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी क्लास है, सही कह रहा हूं। अगर कभी भी लाइफ में जीवाणुओं में से, बीमारियों से संबंधित कोई भी पर्सन आया ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं बोलता हूं आपको, बस आप इस वीडियो को देखें पूरा और शेयर भी करें, ठीक है। तो रोगजनक क्या है यहां पर, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी है। इस रोग का संचरण भी, यानी कि इसका प्रसार भी जल के द्वारा होता है, प्रदूषित जल पीने से, ठीक है। जैसे कोई नदी का जल पी लिया, किसी तालाब का जल पी लिया, या कोई ऐसा जल पी लिया जो दिखने में तो साफ है लेकिन वो प्रदूषित है, गंदा है, ठीक है ना। तो हो सकता है जैसे कई बार होता है ना, अपन जयपुर चले गए घूमने और कोई ढाबा दिखा या कोई चाय की थड़ी दिखी, वहां पे मटकी पड़ी है, यानी पुरानी कितने दिन से भरी हुई, उसमें पानी निकाल के पी लिया, उसमें क्या हो सकते हैं, उस पानी के अंदर साल्मोनेला टाइफी जीवाणु हो सकता है। क्या पता वो मटकी कैसी हो सकता है टाइफाइड रोग हो सकता है, ठीक है। लक्षण क्या है, टाइफाइड, हैजा सब पेट से संबंधित बीमारियां हैं दोस्तों। छोटी आंत में संक्रमण हो जाता है, छोटी आंत में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। सिर दर्द होना, जीभ का जो ऊपरी भाग है उस पर लाल रंग के क्या हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं लाल रंग के, जीभ के ऊपरी भाग में चकते बनना, शरीर में दर्द रहना। अरे भैया अच्छा जयपुर गए घूमने, अच्छा पानी पिया, चाय पिया, दर्द हो गया शरीर में, क्या हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसा हालत हो जाती है, ठीक है। उपचार क्या होता है, टीका लगवाना भैया। अगर आपको टाइफाइड से बचना है, बचाव करना है,
ठीक है, तो क्या लगाते हैं, टाइफाइड ए तथा टाइफाइड बी का टीका लगवाते हैं। इसको टीए या टीबी का टीका भी कह सकते हैं। टीबी वो वाला टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस। टी मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टी मतलब टाइफाइड। तो टाइफाइड ए तथा टाइफाइड बी का टीका लगवाना, या टीए या टीबी का टीका लगवाना, शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं। प्रतिजैविक दवाइयां दी जाती है। प्रतिजैविक, देखो जीवाणुओं से संबंधित जितनी भी बीमारियां ना, सब प्रतिजैविक देकर ठीक की जा सकती है। प्रतिजैविक जीवाणुओं को आसानी से किल कर देते हैं। तो क्या होते हैं प्रतिजैविक? एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और दूसरे सूक्ष्म जीवों को मारने के काम में आते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। बचाव कैसे करें? ठीक है भैया, जोरी थोड़ी हर बार उपचार ही करोगे, बचाव भी कर लो ना यार। खाने पीने का ध्यान रखो, भोजन व जल को शुद्ध रखना चाहिए। कोशिश करो कि अगर आप कहीं पे बाहर घूमने जा रहे हो तो घर से पानी लेकर जाएं, या कोई बिस्लरी की बोतल ले ले, 15-20 रुपए की आती है, या घर से ही आप खाने पीने का सामान लेकर जाएं। बाहर से अगर यहां वहां से ऐसी कहीं पे जगह से अपन खाना खा लेते हैं तो उससे भी बीमारी हो सकती है। तो भोजन व जल को शुद्ध रखना, ढककर रखें पानी को और सब्जियों को और जो भी हमारे खाना वगैरह सबको। ठीक है, दूषित पदार्थों का सही जगह पर विसर्जन करना। जो भी दूषित, ये नहीं कि पनीर की सब्जी बनाई, खाई नहीं तो कहीं पर रोड पर डाल दी ले जाके, भैया टाइफाइड फैलेगा, उससे क्या मतलब है। दूषित जो पदार्थ हैं, जो सड़े हुए जो पदार्थ है, उनको सही जगह डस्टबिन में, यहां वहां डस्टबिन में डालना चाहिए, उचित उसका विसर्जन करना चाहिए। निदान कैसे करते हैं? विडाल परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। विडाल परीक्षण या विडाल टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने में किया जाता है? निदान मतलब होता है पता लगाना, और उपचार मतलब होता है पता लगाने के बाद उस बीमारी को ठीक कर देना। तो निदान मतलब होता है पता लगाना। विडाल परीक्षण टाइफाइड बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। यहां पर देखो एक वर्ड आया दोस्तों, मैरी मेलोन। क्या नाम है? मैरी मेलोन, टाइफाइड मेरी। ये एक युवती थी, ये एक महिला थी। ये महिला एक रेस्टोरेंट चलाया करती थी, और इस महिला का एक रोचक किस्सा यह है कि इस महिला के रेस्टोरेंट में जो भी खाना खाता ना, उसको टाइफाइड हो जाता था। कई सालों तक ये अपने रेस्टोरेंट में सड़ा गला खाना खिला के लोगों को टाइफाइड फैलाती गई। इसलिए मैरी मेलोन को टाइफाइड मेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? मुहासों के बारे में पढ़ेंगे। होता है ना, मुहासे हो गए, फेयर एंड लवली लगाया, बोरोप्लस लगाया, अरे क्या हो रहा है? मुहासे, कील मुहासे, फुंसियां हो जाना। मुहासे का कारण भी क्या है? बैक्टीरिया ही है। कौन सा बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है दोस्तों? मुहासे हो जाते हैं, मतलब फुंसियां वगैरह हो जाती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दस्त एवं पेचिस होना। क्या होना? दस्त एवं पेचिस होना। लोगों के दस्त हो रहा है। अब देखो टाइफाइड में और हैजे में भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अलग अलग है। वो तो टेस्ट के द्वारा पता लगता है, बाद में परीक्षण करते हैं कि इसको हैजा हुआ है, टाइफाइड हुआ है या पेचिस हुआ है। ठीक है, एक अमीबा पेचिस और होता है जो प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होता है, वो अलग है। ये केवल पेचिस है, और प्रोटो जीवाणु के द्वारा केवल पेचिस होता है, और प्रोटोजोआ के द्वारा होता है अमीबा पेचिस। वो बीमारी अलग है ना। तो दस्त को अपन पेचिस भी बोल सकते हैं। इसको डाइसेंट्री के नाम से भी जाना जाता है, और इसका रोग जनक है ई कोलाई। संचरण कैसे होता है? विषाक्त भोजन या जल द्वारा। विषाक्त भोजन का मतलब है जैसे सड़ा हुआ खाना खा लिया, कहीं पे ढाबे वगैरह पे पुराना ही खिला देते हैं कई बार ढाबे पे, कोई ऐसा प्रदूषित जल पी लिया आपने जो साफ नहीं था, स्वच्छ नहीं था, ठीक है, तो उससे भी क्या हो सकता है? ये ई कोलाई का संक्रमण हो सकता है, और दस्त या पेचिस बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या है इस बीमारी के? मल के साथ में चिपचिपा पदार्थ आने लग जाता है, स्त्रावित होने लग जाता है, उल्टी होना, पेट से संबंधित बीमारी है, हैजा, टाइफाइड। और जो ये दस्त पेचिस है ना, ये पेट से संबंधित बीमारी है, तो उल्टी भी होगी, पेट में दर्द होगा, सिर चढ़ जाएगा, अरे भैया हालत खराब होगी, सिर दर्द हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। अब सीधी सी बात है, बार बार भाग रहा है इधर उधर, है पेट उसका साफ करने, मतलब उल्टी हो रही है बार बार, तो बॉडी में पानी की कमी से प्यास लगने लग जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। बचाव क्या है इससे? बचाव तो वही है भैया, स्वच्छ भारत का अभियान, वही वाली बात है। बचाव क्या है इसका? स्वच्छता का ध्यान रखना, रोगी के मल व उल्टी को खुला न छोड़ें, नष्ट कर दें, स्वच्छता का ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई किसी को क्या हो गया,
पेचिश बीमारी हो गई, यहां वहां उल्टियां कर रहा है और फिर चले गया आराम से, नहीं भैया उस पर मिट्टी डाल दें उस उल्टी पर, या कोशिश करें कि आप किसी वॉश बेसिन के पास में जाकर ही करें, यहां वहां खुले में उल्टी वगैरह आप ना करें, उससे लोगों को भी ये बीमारी हो सकती है, घर वालों को ही हो जाए और तो और ये हो सकती है ना, फिर इलाज में फालतू में पैसे बिगाड़े, ठीक है ना। उपचार क्या है इसका, बार बार लूज मोशन के कारण, उल्टी के कारण, दस्त के कारण क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ओआरएस घोल पिलाते हैं, इलेक्ट्रोड पिलाना, इलेक्ट्रोड से क्या होता है, शरीर में जो खनिजों की, जो लवणों की कमी हो गई है उसको ये इलेक्ट्रोड पूरा कर देता है। चिकित्सक की सलाह से प्रतिजैविक दवाइयां देना, औषधियां देना, जो इस ई कोलाई को मार देती है। अब अपन किसके बारे में देखेंगे, न्यूमोनिया के बारे में देखेंगे। इंपॉर्टेंट बीमारी है दोस्तों, ये जीवाणु जनित बीमारी है और इसका रोग जनक क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है। आपसे अगर कोई बोले कि न्यूमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, नाम बताओ जीवाणु का, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा ही न्यूमोनिया रोग होता है। अगर ऑप्शन में आपको निमोनिया दिख जाता है तो सही आप करना निमोनिया, अगर ऑप्शन में आपको क्या दिख जाए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी दिख जाए दोस्तों, तो आप याद रखना कि ये रोग किसके द्वारा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा है। सही उत्तर आपका वही होगा। अगर जैसे क्वेश्चन आया कि निमोनिया रोग होता है जीवाणु के द्वारा, अगर क्वेश्चन दूसरा आ जाए कि निमोनिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, जहां पर भी आपको ये दिख जाए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वही आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर ये ना मिलकर ये आ जाए हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, तो सही उत्तर फिर क्या हो जाएगा, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी होगा। संचरण कैसे होता है, ये हवा द्वारा होता है, ड्रॉपलेट्स द्वारा होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ये है न्यूमोनिया, और इसमें सीधी सी बात है वही फेफड़े वगैरह ही प्रभावित होते हैं। जब किसी को न्यूमोनिया हो जाए और अगर वो खांस रहा है तो खांसेगा तो मुंह से थूक की बूंदें निकल रही है, जैसे ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं, और उन बूंदों में होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। और अगर कोई बंदा आसपास वहां पर सांस ले रहा है ना, तो वो थूक के साथ में, जो हवा में थूक के कण उड़ रहे हैं ना और वो बैक्टीरिया उड़ रहे हैं, वो हवा के साथ में स्वस्थ बंदे में पहुंच जाएंगे और उसको भी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। लक्षण क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां, सबके लक्षण करीब करीब एक जैसे ही रहेंगे। क्या होगा, फुफ्फुस में संक्रमण हो जाएगा, फुफ्फुस में पीड़ा होगी, वायु कोष्ठों में संक्रमण हो जाएगा। वायु कोष्ठ क्या होते हैं, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है। जो भी हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों के बाद में उन फेफड़ों में पाए जाने वाले जो गुब्बारे जैसी संरचना है ना, वो जो वायु है ना उन गुब्बारों में घुस जाती है जाके, और उन गुब्बारों जैसी वायु कोशिकाओं से ब्लड से होती हुई हमारी बॉडी में पहुंच जाती है ऑक्सीजन। तो वायु कोशिकाएं जो होती है ना, लंग्स के अंदर जो छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, उन गुब्बारे जैसी संरचनाओं में, उन वायु कोष्ठों में संक्रमण होने लग जाता है। वायु कोष्ठों में लिक्विड भर जाता है, और जब वायु कोष्ठों में लिक्विड भर जाएगा तो भैया जगह नहीं, अब ये कमरा है, यहाँ पे अगर मैं पानी भर दूं, लिक्विड भर दूं, तो मैं कहां खड़ा होकर पढ़ाऊंगा भैया। तो वैसे ही अगर लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो एल्वियोलाई है, जो वायु कूपिकाएं हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ भी कह सकते हैं, अगर उनमें तरल भर जाए संक्रमण के कारण, तो ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी उनके अंदर, और धीरे धीरे व्यक्ति का दम घुटने लग जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बुखार आ जाता है, ठिठुरन होने लग जाती है, खांसी होने लग जाती है, सिर दर्द हो जाता है। उपचार क्या है इसका, रोगी द्वारा काम में लिए गए वस्त्र को पानी में उबाल कर धोना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टवाल से रोगी भी मजे से नहा रहा है और उसी टवाल को बेचारा जो स्वस्थ बंदा है वो भी काम में ले रहा है। अरे भैया, उस एक को तो निमोनिया है ही, तो दूसरे को भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो रोगी को थोड़ा अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा अलग रहना चाहिए, ठीक है। और तो और क्या करना चाहिए, रोगी के जो कपड़े हैं उसको अच्छे से गर्म पानी से धोना चाहिए। रोगी के मूत्र, उल्टी, मल को मिट्टी में दबा देना चाहिए। अब रोगी अगर कहीं पे खुले के अंदर अगर मूत्र का त्याग कर रहा है या उल्टी कर रहा है, तो उसे मिट्टी से दबा देना चाहिए, ठीक है। और अगर वॉशरूम में जाकर कर रहा है, जैसे टॉयलेट वगैरह में, तो वहां पर भी थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्लेग के बारे में पढ़ेंगे अपन, बहुत खतरनाक बीमारी है। एक समय ऐसा था जब प्लेग के द्वारा पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। जैसे 10,000 लोग रहते हैं गांव के अंदर, गांव में प्लेग हो गया, 10 के 10,000 लोग ही बेचारे मर जाते थे। लेकिन आजकल तो भैया करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज संभव है, ओनली फॉर एड्स को छोड़कर, ठीक है। तो प्लेग देखिए आप, प्लेग का रोगजनक क्या होता है, रोगजनक को इंग्लिश में पैथोजन भी कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं या रोगजनक कहलाते हैं, इनको पैथोजन भी कह सकते हैं।
कौन सा बैक्टीरिया रोग फैलाता है, कौन सा बैक्टीरिया प्लेग रोग फैलाता है? पोस्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा यह रोग होता है। और इस रोग का संचरण कौन करता है? चूहे करते हैं, पिस्सू करते हैं। पिस्सू क्या है? छोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जू के समान। जू होती है ना, खून चूसती है, वैसे छोटे छोटे कीड़ों को पिस्सू कहते हैं। तो जो चूहे होते हैं और जो पिस्सू होते हैं, इन चूहों में और पिस्सू में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब ये चूहे कहीं पर जाते हैं ना, जैसे किसी बंदे के शरीर पर चढ़ गए, रात को सो रहा है तो, या उसके कपड़ों में घुस गए जाके, तो ये बैक्टीरिया चूहों से उन कपड़ों में और शरीर पर पहुंच जाता है, और फिर शरीर से उस बंदे की बॉडी में पहुंच जाता है, उस बंदे को प्लेग हो जाता है। पिस्सू के काटने से भी, जो जू जैसे छोटे छोटे जो होते हैं ना कीड़े, उसको पिस्सू कहते हैं, पिस्सू के काटने से भी ये बैक्टीरिया का संक्रमण हो सकता है और प्लेग हो सकता है। लक्षण क्या है? मांसपेशियों में भयंकर दर्द होने लग जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है, और तो और शरीर की त्वचा का रंग काला पड़ने लग जाता है, और अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार क्या है? एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जाती है, बताया ना, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले रसायन जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं। एंटीबायोटिक के टीके लगाते हैं, गोलियां देते हैं कि ले भैया गोली ले भैया टीका लगा और जल्दी से ठीक हो जा। चिकित्सक द्वारा देखभाल भी की जाती है, ठीक है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है, चिकित्सक के पास जाना है, ठीक है ना, वही बताएंगे कौन सी दवाई लेनी है। अब कौन सी डिजीज है दोस्तों? टिटनस डिजीज है। कौन सी डिजीज है? टिटनस के बारे में अपन पढ़ेंगे। टिटनस कई बार होता है ना, अच्छे खासे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, और एकदम से गिर गए, पड़ गए, या किसी चाकू से चोट लग गई, या किसी पत्थर से चोट लग गई, या किसी भी जंग लगी हुई चीज से, मतलब जंग मतलब रस्ट, पुरानी जो लोहे की चीजें जंग लग जाती है ना इस पे, उससे चोट लग गई, तो सब बोलते हैं अरे टिटनिस हो जाएगा, टिटनिस का टीका लगवा लो। तो ये वही वाली बीमारी है। इसका रोग जनक कौन होता है दोस्तों? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा होता है। टिटनस रोग कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के द्वारा होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु क्या करता है? ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है, ये मिट्टी के अंदर होता है, और अगर शरीर पर चोट लग जाती है ना दोस्तों, तो चोट में जो कट फट लग गया है शरीर पर, उस कट से होते हुए, मिट्टी में से निकल के जीवाणु उस कट से होते हुए बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और टिटनस रोग हो जाता है। संचरण कैसे होता है इस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का? त्वचा के खटे पटे स्थान से रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से यह रोग हो जाता है। चोट लगी, अब जैसे कोई साइकिल चला रहा था, गिर गया, पत्थर से लग गई चोट, अब पत्थर पर जीवाणु हो सकते हैं ना, और वो चोट के थ्रू कहां जा सकते हैं? अंदर जा सकते हैं, टिटनेस हो जाएगा। तो टिटनेस का टीका लगवा लेना चाहिए तुरंत चोट लगने के बाद, ठीक है। लक्षण क्या है इसके रोग के? इस रोग के लक्षण क्या है? शरीर में ऐंठन आना, शरीर अकड़ जाता है, यूं बिल्कुल हाथ पैर काम करना बंद, अकड़ जाता है शरीर। इस रोग से मृत्यु तक हो सकती है अगर इलाज नहीं करवाया गया तो, खतरनाक बीमारी है। उपचार क्या है इसका? टिटनेस प्रतिरोधी टीके लगाना। बोलते ना पत्थर से इनसे चोट लगती, लोहे से चोट लग गई, चाकू से कट लग गया हाथ में, बोलते टिटनेस का टीका लगवाया हो। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री में लगते हैं, लगवा लेना चाहिए, ठीक है। तो टिटनेस प्रतिरोधी टीका होता है, टिटनेस जीवाणु से वो बचा देता है वो टीका हमें, ठीक है। और किस मेडिसिन का उपयोग करते हैं? टिटनेस टॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। और किसका उपयोग करते हैं? टिटनेस एंटीटॉक्सिन का भी उपयोग किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि किस किस का उपयोग करते हैं? टिटनेस प्रतिरोधी टीका लगाते हैं, टिटनेस टॉक्साइड का उपयोग करते हैं, और टिटनेस एंटीटॉक्सिन एक बहुत ही प्रभावकारी औषधि है जो टिटनेस बीमारी से हमें बचाती है। अब किसके बारे में अपन पढ़ेंगे? काली खांसी के बारे में पढ़ेंगे। काली खांसी के बारे में, और इसको पर्टूसिस भी कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं अपन? पर्टूसिस भी कहते हैं। काली खांसी नाम से बदल रहा है। बोले सर ये काली खांसी क्या काला हो जाता है क्या मुंह खांसते समय? अरे नहीं नहीं, काली खांसी का मतलब होता है खतरनाक खांसी को ही काली खांसी बोलते हैं, ठीक है। रोग जनक कौन है इसका? बोर्टुरेला पर्टूसिस है। कौन है? बोर्टुरेला पर्टूसिस। कौन है इसका रोग जनक? बोर्टुटेला पर्टूसिस के द्वारा ही क्या होता है? काली खांसी बीमारी हो जाती है। लक्षण क्या है इसमें? जुकाम होना, खांसी होना, बलगम होना, तेज खांसी होती है, बहुत ज्यादा खांस के इंसान परेशान हो जाता है बेचारा, ठीक है। उपचार क्या है? इस रोग से बचाव के लिए शिशु को ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है। बच्चों को बचपन में लगा देते हैं ट्रिपल एंटीजन का टीका। किसका टीका? डीपीटी का टीका। डीपीटी जो 3 बीमारियों से बचाता है, पढ़ा था ना अपन ने उसके अंदर,
डिप्थीरिया के अंदर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। एक ही टीका बच्चे को लगाते हैं, एक इंजेक्शन, और 3 बीमारियों से सेफ हो जाता है वो, डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से, टिटनस से। तो डीपीटी का टीका लगाते हैं, ये बात आपकी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब हमारा आज का लास्ट रोग कौन सा है जीवाणु जनित? सुजाग। कौन सा रोग है दोस्तों? सुजाग रोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस रोग को अपन गोनोरिया भी कहते हैं। क्या रोग कहते हैं इसको? गोनोरिया रोग भी कहते हैं, गोनोरिया या गोनेरिया के नाम से भी आ सकता है, कंफ्यूज मत होना। रोग जनक कौन है इसका? निसेरिया गोनेरियाई है। निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के संक्रमण से सुजाक या गोनोरिया रोग हो जाता है। कैसा जीवाणु है, क्या है होता है इस रोग के अंदर? दरअसल ये जो जीवाणु है ना, ये पाए जाते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे योनि हो गया, लिंग हो गया, उसके आसपास होते हैं, ठीक है। और जो संभोग करने से ये जो जीवाणु होते हैं वो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जा सकते हैं, और उसको भी क्या हो जाता है? सुजाक रोग हो जाता है। मुख्यतः बीमारी महिलाओं के अंदर होती है। रोगजनक क्या है? निस्तेरिया गोनेरियाई। संचरण कैसे होता है कि अगर किसी बंदे को सुजाक रोग है, गोनोरिया बीमारी है, और अगर उस व्यक्ति के साथ में अगर संभोग कर रहे हैं, उसके साथ में रिलेशन बना रहे हैं, तो उससे यह बीमारी स्वस्थ व्यक्ति में जा सकती है। लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के? ये जो बैक्टीरिया होता है ये जननांगों पर संक्रमण कर देता है, तो ये जननांग संबंधी रोग है, जैसे कि वेजाइना और पेनिस वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो महिलाओं में जननांग प्रभावित होता है, मासिक चक्र ही रुक जाता है, मासिक चक्र पर इफेक्ट पड़ जाता है। आप देखो कितना खतरनाक ये जीवाणु है, ठीक है। मासिक चक्र पर इफेक्ट पड़ता है, जननांग पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और तो और क्या होता है, ये जीवाणु धीरे धीरे हार्ट पर भी इफेक्ट डालने लग जाता है। ये जीवाणु हृदय, ये जो रोगाणु होता है ना, ये जो रोगाणु है वो हृदय के कपाट को भी क्या कर सकता है? संक्रमित कर सकता है। यह रोगाणु, मैं थोड़ा इसको ठीक कर देता हूं, यह जो रोगाणु होता है ना दोस्तों, ये हृदय कपाट को, किसको? हृदय, यह रोगाणु हृदय कपाट को भी संक्रमित कर सकता है। और इसके बाद आप देखिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? एंडोकार्डिटिस रोग भी कहते हैं। तो आई होप जो आज हमने जीवाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ा दोस्तों, वो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला है कि आप अच्छे से जरूर देखना, 2 बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको जीवाणुओं से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आप सभी अपना ख्याल रखना, सभी को टेक केयर, सभी को राधे राधे।